आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का तहजीब टीवी के यूट्यूब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हिना मौज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। ऐसे वक्त में जब गजा में चल रही जंग एक नाजुक दौर में पहुंच रही है, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत में एक सख्त गीर पार्टी ने हुकूमत से अलग होने का ऐलान कर दिया है। इससे सरकार की पोजीशन कमजोर हो गई है, जो अब एक मामूली अक्सरियत पर कायम है। इजराइल में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी पार्टी अगोदत यिसराएल ने फौजी भर्ती पर एक नए कानून पर लंबे वक्त से चल रहे इख्तिलाफात की वजह से सरकार से अलग होने का ऐलान किया है। गैर जरूरी फौजी खिदमात का मुद्दा लंबे वक्त से इजरायली यहूदी समाज में तकसीम की वजह रहा है, खासकर जब से गजा जंग ने फौज की जरूरतों को बढ़ा दिया है। इस फैसले से बेंजामिन नेतन्याहू की मजहबी कौम परस्त सरकार पार्लियामेंट में सिर्फ एक सीट की मामूली अक्सरियत तक सिमट गई है। नेतन्याहू अब 120 अरकान वाली पार्लियामेंट में सिर्फ 61 अरकान वाले एक नाजुक इत्तेहाद की क़यादत कर रहे हैं। हालांकि अगूदत यिसराएल के हटने से सरकार फौरन नहीं गिरेगी, लेकिन उसके वुज़रा के इस्तीफे लागू होते ही सरकार को अपने इंतहा पसंद इत्तेहादियों पर ज्यादा इन्हिसार करना पड़ेगा। इन पार्टियों ने गजा जंग को रोकने या कम करने के किसी भी कदम की मुखालफत करने या अलग होने की धमकी दी है। अगर इत्तेहाद का रिवायती हलीफ शास भी अलग हो जाता है तो सरकार अपनी अक्सरियत खो देगी और सिर्फ 50 सीटों वाली अक़लियती सरकार बन जाएगी। नेतन्याहू को अब पार्लियामेंट की गर्मियों की छुट्टी का फायदा मिल रहा है, जो जुलाई के आखिर में शुरू होकर अक्टूबर के बीच तक चलेगा। ये मुद्दत उन्हें बहरान से उभरने और अपने इत्तेहाद को दोबारा से मुनज़्ज़म करने का मौका दे सकती है, खासकर जब उन्होंने बार बार अपनी सियासी सलाहियतों का इस्तेमाल मुसीबत से निकलने के लिए किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका भारत के अंदर पूरी तरह तिजारती पहुंच हासिल करने के करीब पहुंच चुका है और इसमें पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को कहा कि अमरीका भारत के अंदर पूरी तरह तिजारती पहुंच हासिल करने के करीब है। उन्होंने इंडोनेशिया के साथ एक नए तिजारती समझौते का ऐलान भी किया, जिसके बाद इंडोनेशिया को 19% की कम टैरिफ दर का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत के साथ भी उसी लाइन पर बात चल रही है। अमेरिका और भारत के बीच एक तिजारती समझौते की तरफ से पेशरफ्त का ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा, हम भारत में दाखिल होने जा रहे हैं और आपको ये समझना होगा कि इनमें से किसी भी मुल्क में हमारी कोई पहुंच नहीं थी। हमारे लोग अंदर नहीं जा सकते थे और अब हम टैरिफ के साथ जो कर रहे हैं उसी वजह से हमें पहुंच मिल रही है। भारत और अमेरिका के तिजारती मुज़ाकरातकारों के बीच बातचीत जोरों पर है। ट्रंप ने तिजारती डील के लिए 1 अगस्त की आखिरी तारीख दे रखी है। अगर इससे पहले तमाम मुल्क अमेरिका के साथ किसी समझौते पर नहीं पहुंचते हैं तो उन्हें ट्रंप के मनमाने टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। भारत और अमेरिका के बीच अभी मिनी ट्रेड डील पर बात चल रही है। इस अबूरी डील पर भारत के तिजारती वजारत के ज़राए ने बताया है कि ट्रंप इंतजामिया के साथ 5वें दौर की बातचीत के लिए भारत की मुज़ाकराती टीम अमेरिका में पहुंच गई है। भारत और अमेरिका के लीडरान के जरिए तय की गई शर्तों के मुताबिक बातचीत आगे बढ़ रही है। सिंधु तास मुआहदे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कशीदगी बनी हुई है। इस बीच चीन भी इसमें मुदाखलत करने की कोशिश कर रहा है। भारत के जरिए मुआहदा मुअत्तल करने के बाद चीन ने पाकिस्तान के लिए प्लान बनाया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु तास मुआहदे को लेकर चल रही कशीदगी के बीच चीन इसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। इस मुआहदे को लेकर भारत ने पहली बार बड़ा एक्शन लिया जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में दहशतगर्दाना हमले में 26 शहरियों को कत्ल कर दिया गया था। इसमें ज्यादातर सयाह थे। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को कसूरवार ठहराया। हमले के एक दिन बाद नई दिल्ली ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 1960 से चले आ रहे सिंधु तास मुआहदे को मुअत्तल कर दिया। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को भारत से जाने वाली 3 नदियों का पानी मिलता है। यही वजह है कि पाकिस्तान इसकी मुअत्तली से बौखलाया हुआ है। इसके बाद मई में भारत ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया, जिसके तहत पीओके और पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया।
یہ 4 دنوں کی فوجی ٹکراؤ میں بدل گیا، جس میں پاکستان کے 11 ایئر بیس نشانے بنے۔ حالانکہ 10 مئی کو دونوں فریق تنازع کو روکنے پر راضی ہوئے، لیکن سندھو طاس معاہدے کا مستقبل ابھی بھی غیر یقینی بنا ہوا ہے۔ سندھو طاس معاہدے پر چل رہی کھینچتان کے بیچ پاکستان نے سفارتی اور اسٹریٹجک حمایت کے لیے چین کا رخ کیا ہے۔ کنورسیشن کی رپورٹ کے مطابق بھارت سے معاہدے کو معطل کرنے کے جواب میں چین اور پاکستان نے ایک بڑے ڈیم کے تعمیر کے منصوبے میں تیزی لا دی ہے۔ یہ پاکستان کے کچھ حصوں کو پانی اور بجلی فراہم کرے گا۔ چین خود کو سندھو طاس معاہدے میں بھی ایک اسٹریٹجک ہولڈر کی شکل میں دیکھ رہا ہے۔ چینی میڈیا نے اس تنازع میں بھارت کو جارحانہ بتایا ہے اور پانی کو ہتھیار کی شکل میں استعمال کرنے کے خطرے کے لیے خبردار کیا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ سندھو ندی کا ادگم چین کے پشچمی تبی علاقے میں ہے۔ یہ ایک طرح کی دھمکی ہے۔ اس بیچ چین نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان میں سندھو کی معاون ندی پر مہمند ہائیڈرو پروجیکٹ میں تیزی لائے گا۔ اسرائیلی بمباری نے شمال سے جنوب تک غزہ پٹی کے سبھی علاقوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ غزہ پٹی کے طبی ذرائع نے اعلان کیا کہ صبح سے اسرائیلی ہوائی حملوں میں مارے گئے فلسطینیوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی بمباری غزہ پٹی کے شمالی علاقوں میں کی گئی، جہاں پچھلی رپورٹوں کے مطابق 15 لوگ مارے گئے تھے۔ اس کے علاوہ خان یونس اور رفح کے جنوبی علاقوں اور الطفا اور الشجائیہ کے مشرقی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ جرمن خبر رساں ایجنسی نے یہ جانکاری دی۔ اسرائیلی حملوں کی تفصیلات کے مطابق اسرائیلی فوج نے رفح میں الشکوش امدادی مرکز کے پاس گولی باری کی، جس میں 2 لوگوں کی موت ہو گئی اور 9 دوسرے زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ شمالی وسطی غزہ میں نصیرات کیمپ کے پاس ایک پانی کے ٹینکر پر ہوئے میزائل حملے میں ایک شہری کی موت ہو گئی اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ جنوبی علاقوں میں الگ الگ حملوں میں 7 فلسطینی مارے گئے، جبکہ خان یونس کے مشرقی علاقے میں ملبے سے 3 لاشیں برآمد کی گئیں۔ اسی طرح غزہ شہر کے مشرقی علاقے میں ہوئے ایک حملے میں 4 لوگ مارے گئے اور دوسرے زخمی ہو گئے۔ فوجی ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوج غزہ کے مخالف علاقوں میں بڑے پیمانے پر حملے کر رہی ہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج نے مشرقی غزہ کے شجائیہ علاقے میں دھماکوں سے لدے ایک روبوٹ کا بھی استعمال کیا ہے۔ یہ بڑے پیمانے پر حملے ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں بھی چل رہی ہیں۔ جنگ بندی اور قیدیوں کی ادلا بدلی پر ایک سمجھوتے پر پہنچنے کے مقصد سے قطر، مصر اور امریکہ کی ساجھیداری کے ساتھ دوحہ میں اسرائیل اور حماس کے بیچ بات چیت پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ ذرائع نے بدھ کو بتایا کہ اسرائیلی جہاز جنوبی سیریا کے آس پاس میں اڑان بھرتے رہے، جبکہ انہوں نے سویدا صوبے کے باہری علاقے میں 3 نئے ہوائی حملے کیے اور چوتھا حملہ دارا کے مشرقی گاؤں کے علاقے میں بریگیڈ 52 پر کیا گیا۔ اسرائیلی ٹی وی چینل 12 نے ایک امریکی افسر کے حوالے سے بتایا کہ واشنگٹن نے تیل اویو سے جنوبی سیریا میں سیریائی فوج پر حملہ روکنے کی مانگ کی ہے۔ امریکی افسر کے مطابق اسرائیلی سرکار نے بھی منگل شام کو ان حملوں کو روکنے کا وعدہ کیا تھا۔ اسی ضمن میں امریکی ویب سائٹ ایکسیوز نے بھی ایک امریکی افسر کے حوالے سے بتایا کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل سے جنوبی سیریا میں سیریائی فوج پر حملہ روکنے کو کہا ہے۔ ویب سائٹ کے نمائندے نے ایکس پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں اس امریکی افسر کے حوالے سے کہا کہ اسرائیل نے امریکیوں سے کہا ہے کہ وہ منگل کی شام سے ان حملوں کو روک دے گا۔ اس سے پہلے منگل کو سیریا کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ٹاک براک نے جنوبی سیریا میں حالیہ جھڑپوں کو تشویشناک بتایا اور کہا کہ صورتحال میں امن لانے کی کوشش جاری ہے۔ براک نے ایکس پر ایک پیغام میں کہا کہ امریکہ امن کی سمت میں پیش رفت کرنے کے لیے سیریا میں سبھی فریقین کے ساتھ اثردار بات چیت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سویدا میں حالیہ جھڑپیں سبھی فریقین کے لیے فکر کی وجہ ہیں اور امریکہ ایک پرامن اور پائیدار حل تلاشنے کی کوشش کر رہا ہے جو سبھی کو قبول ہو۔ ڈروز بوڈوین بدقبائل سیریائی سرکار اور اسرائیلی فوجوں کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ غلط فہمیاں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں اور واشنگٹن براہ راست مؤثر بات چیت کے مادھیم سے امن اور ہم آہنگی کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس بیچ سیریائی سرکار افواج منگل کو جنوبی سیریا کے ڈروز بہل علاقے
स्वेदा शहर में दाखिल हो गई, जहां ड्रूज लड़ाकों और मकामी बद्दू कबाइल के मुसल्लह अफराद के बीच झड़पें हुईं, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और जख्मी हुए। झड़पों के बाद सरकार ने अमन बहाल करने और लड़ाई खत्म करने के लिए इलाके में फौज भेजी। वजारत दिफा ने ऐलान किया कि स्वेदा के बुजुर्गों के साथ बातचीत के बाद इलाके में जंग बंदी पर इत्तफाक हो गया है, जिसके बाद सरकारी फोर्सेस शहर में दाखिल हुए। इससे पहले 1,50,000 की आबादी वाले इस शहर पर मकामी ड्रूज ग्रुपों का कंट्रोल था। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उनके पास थी। ड्रूज की रूहानी तंजीमों ने अपने बयानों में मकामी लड़ाकों से हथियार डालने और सरकारी फोर्सेस के साथ टकराव से बचने की अपील की थी। दूसरी ओर इजराइल ने स्वेदा में कई सीरियाई फौजी ठिकानों पर बमबारी की। इजरायली वजीर दिफा यसराल काटूज ने एक्स पर एक बयान में कहा कि यह हमला एक साफ पैगाम और वार्निंग के लिए है और इजराइल सीरिया में ड्रूज की किसी भी ज्यादती को बर्दाश्त नहीं करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही यूक्रेन के लिए नाटो के जरिए से नए हथियारों का ऐलान किया। साथ में 50 दिनों में अमन समझौता नहीं होने की सूरत में रूस से सामान खरीदने वाले मुल्कों पर 100% के सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी भी दी थी। नाटो के सेक्रेटरी मार्क रूट ने बुध 15 जुलाई को धमकी दी कि अगर ब्राजील, चीन और भारत जैसे मुल्क रूस के साथ अपनी तिजारत करना जारी रखते हैं तो उन पर भी इक्तसादी पाबंदी सेकेंडरी सेक्शंस की शक्ल में लगाई जा सकती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही यूक्रेन के लिए नाटो के जरिए से नए हथियारों का ऐलान किया और साथ में 50 दिनों में अमन समझौता नहीं होने की सूरत में रूस से सामान खरीदने वाले मुल्कों पर 100% के सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी भी दी थी। ट्रंप के इस ऐलान के अगले दिन नाटो सेक्रेटरी जनरल अमेरिकी कांग्रेस में सीनेटरों के साथ बैठक से खिताब कर रहे थे और यहीं पर उन्होंने ब्राजील, चीन और भारत जैसे मुल्कों को ये धमकी दी। रूट ने पीर को सदर ट्रंप से मुलाकात की थी। उन्होंने बुध को सहाफियों से कहा, इन 3 मुल्कों को पैगाम खास तौर से ये है कि अगर आप सभी बीजिंग में रहते हैं या दिल्ली में हैं या आप ब्राजील के सदर हैं तो आप शायद इस पर गौर करना चाहेंगे क्योंकि ये आपको बहुत भारी पड़ सकता है। रूट ने कहा तो आप व्लादिमीर पुतिन को फोन करें और उन्हें बताएं कि उन्हें अमन समझौते के बारे में संजीदा होना होगा, नहीं तो इसकी उल्टी मार ब्राजील, भारत और चीन को बड़े पैमाने पर झेलनी होगी। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की अहम तरीन खबरों को मजीद जानने के लिए हमारे YouTube चैनल तहजीब TV ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।